मेरा नाम रुखसार है और मेरा ताल्लुक एक खुशहाल खानदान से है। मेरी उम्र 24 साल है। हम दो बहनें और एक भाई हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम सबा है। उनकी उम्र 27 साल है और भाई हम दोनों बहनों से छोटा है। इसकी उम्र अभी 19 साल है। होश संभाली तो घर में खुशहाली देखी, किसी किस्म की कोई तंगी नहीं थी। हमें अपने घर में हर सहूलत मुयस्सर थी, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हुई। वक्त के साथ साथ तालीम का सिलसिला चलता रहा और मैंने ग्रेजुएशन का इम्तिहान अच्छे नंबरों के साथ पास कर लिया। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, मगर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। मैं शक्ल और सूरत में खूबसूरत थी, रंग सावला और कद 5 फुट 6 इंच है। मेरी क्लास फेलो समरीन एक ठंडी आह भर के कहती, काश मैं लड़का होती तो तुझे फंसा लेती, और मैं ऐसी बातों पर हंस दिया करती। जैसे जैसे मैं जवान होती गई, वैसे वैसे मेरे ख्यालात और जज्बात भी जवान होते गए। वक्त के साथ साथ मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती गई, चाहे जाने और सराहे जाने की। मेरे ख्वाबों में भी दूसरी लड़कियों की तरह एक राजकुमार आता था, जो मुझे बेहद और बेहिसाब प्यार करता था। मेरे नज़दीक प्यार सिर्फ शौहर की बाहों में सोने और गिले लगने का नाम था। देखते देखते हम दोनों बहनें जवान हो गईं। फिर एक दिन मेरी बड़ी बहन का रिश्ता आया, जिसे थोड़ी छानबीन के बाद कबूल कर लिया गया। लड़का इंग्लैंड किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता था और शादी के बाद इसने यानी मेरे जीजा जी ने मेरी बाजी को भी अपने साथ ले जाना था। खैर, रिश्ता पक्का हुआ और बाजी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी के बाद मैंने एक चीज़ नोट की कि अब बाजी के होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कान हर वक्त खेलती रहती थी। मैंने एक दिन पूछा, बाजी, आपकी इस हंसी की क्या वजह है? तो वो हंसते हुए कहने लगी, पगली, ये चाहे जाने का खुमार है। उनकी ये बात मेरे पले नहीं पड़ी। मैंने फिर पूछा, क्या मतलब? वो मजीद गहरी हंसी होंठों पर सजा कर कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा। एक दिन जीजा जी हमारे घर आए हुए थे। हमने रात को आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद जीजा जी की फ्लाइट थी और बाजी ने भी उनके साथ जाना था, और हम सब ने जीजा जी से ट्रीट लेनी थी। आइसक्रीम खाकर हम घर पहुंचे तो सब थक चुके थे। थोड़ी देर हम सब घर वाले एक साथ बैठकर टीवी देखते रहे और साथ साथ बातें भी होती रहे। रात का 1 बज चुका था। अबू ने कहा, चलो बच्चों, अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। मगर मेरा सोने का मन नहीं हो रहा था। मैं अपनी बाजी के साथ बहुत सी बातें करना चाहती थी। दिल ये सोचकर उदास हो रहा था कि कुछ दिन के बाद बाजी चली जाएंगी और फिर 1 साल के बाद दोबारा वापस आएंगी। मैंने बाजी से कहा, बाजी, आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाएं, मैंने आपसे बहुत बातें करनी हैं। बाजी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तमेरी कमरे में आती हूँ। जब तुम सो जाओगी तो मैं तमेरी जीजा जी के पास चली जाऊंगी। मुझे अब उनके बिना नींद नहीं आती। बस ठीक है बाजी, अब थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर मेरे पास आ जाए। मैंने बाजी से कहा और उनको लेकर अपने कमरे में आ गई। बातें करते करते मुझे नींद की मेहरबान देवी ने अपनी आगोश में ले लिया और मैं बेखबर सो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद किसी आहत से वैसे ही मेरी आँख खिली तो मैंने देखा कि बाजी जा चुकी है। मुझे प्यास लग रही थी। वैसे तो मैं सोने से पहले पानी की बोतल और गिलास अपने पास रख कर सोती हूँ, मगर आज याद ना रहा। मैं फर्ज से पानी की बोतल लेकर वापस आ रही थी कि कुछ आवाज़ों ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं शायद उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके चली जाती, मगर जिस आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर किया वो आवाज़ बाजी की थी। नहीं जान, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज नहीं करूँगी। जान प्लीज, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बाजी वाले कमरे की खिड़की के पास चली गई, जहाँ से ये बातों की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे उनकी उन सब बातों की ठीक से समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अपने इस तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने खिड़की को हल्का सा खोला तो खुशकिस्मती से खिड़की खुलती चली गई और अपने सामने वाला मंजर देखकर मेरा सर चकरा कर रह गया। जैसे ही मैंने खिड़की को हल्का सा धक्का दिया तो खिड़की अपने आप ही खुलती चली गई और सामने वाला मंजर देखकर मेरे ओसान खता हो गए। मैंने देखा कि बाजी मेरे जीजा जी के सीने पर सर रख कर लेटी हुई है। ये सब देखकर मुझे अजीब भी लगा
और तजस्सुस में मजीद इजाफा हो गया कि ये सब चल क्या रहा है। मैंने खिड़की से हटने का फैसला किया, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इस खिड़की से पीछे नहीं हिट पाऊंगी। अचानक एक आवाज़ मेरे कानों में आई, जिसने मेरी जान ही निकाल दी। क्या कर रही हो यहाँ खड़ी होकर? ये आवाज़ उम्मी की थी। मेरी तागों में जान नहीं रही थी। मैं पीछे मोड़ कर देखती। वो मी यहाँ पानी? क्या कर रही हो यहाँ? मैंने सिर्फ इतना पूछा है और तुम तो ऐसे घबरा गई हो जैसे पानी नहीं कोई चोरी करने आई हो, और फर्ज तो इस तरफ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उम्मी ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। कमरे में अभी तक जीजा जी और बाजी यूं ही लेटे हुए नजर आ रहे थे। उम्मी ने कहर आलूद आंखों से मुझे देखा। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कह पाती, अम्मी ने एक जन्नातेदार थप्पड़ मुझे रसीद कर दिया। बेगैरत, बेहया, क्या देख रही थी यहाँ खड़े होकर? अम्मी, वो मैं। दफ हो जा यहाँ से। मैं अपने गाल पर हाथ रखे वहां से अपने कमरे में चली आई। अम्मी ने बाजी के कमरे का दरवाज़ा बजाया। बाजी ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाज़ा खोल दिया। अम्मी ने कहा, बेटा, अब दोनों अंदर हो और खिड़की खिली हुई है, ध्यान रखा करो। जी अम्मी। वो गर्मी की वजह से खिड़की खिली रखी थी, और इस वक्त वैसे भी उधर किसने आना होता है, सब लोग तो सो रहे हैं। फिर भी बेटा। अम्मी ने गुस्से से बाजी को कहा, अपराध को सोने से पहले खिड़की बंद कर लिया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बाजी और जीजा जी ये समझे शायद अम्मी ने उनको देख लिया है। बाजी भी अम्मी के सामने शर्मिंदा सी हो गई। उधर मेरे डर और खौफ से बुरा हाल हो रहा था। पता नहीं अम्मी ने बाजी से कोई बात ना कह दी हो, वो अबू से ना बोल दे। तरह तरह के ख्यालात ज़हन में आ रहे थे। मैं वाशरूम गई, शावर के नीचे काफ़ी देर तक खड़ी रही और अपने जिस्म को भगवती रही। खैर, मैं नहाकर बाहर निकली और अपने बेड पर सोने के लिए लेट गई, मगर नींद जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं रात के किस पहर मेरी आंख लगी। सुबह मेरी आंख खिली तो जिस्म दर्द कर रहा था, नींद ना पूरी होने की वजह से। मैं फ्रेश होकर डरती डरती किचन में आई तो देखा अम्मी अभी तक नाश्ते वाले टेबल पर बैठी हुई है। मैं अम्मी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मारे शर्मिंदगी के मैं किचन से बाहर जाने लगी तो अम्मी ने आवाज देकर मुझे रोक लिया। मेरे पांव जहां थे वहीं जिम गए। उधर आओ और बैठो मेरे पास। अम्मी की आवाज में नरमी थी, मगर मेरा हल्क खुश्क हो गया था खौफ के मारे। मैं टेबल के दौर किनारे पर बैठ गई। जी अम्मी। मुझे लगा जैसे मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है। देखो बेटा, तुम अब बच्ची नहीं हो और तुम अब उम्र के इस हिस्से में हो जहां तुमको हर चीज की समझ होनी चाहिए। तुम्हारी बाजी शादीशुदा है और ऐसे हर किसी के कमरे में झांका नहीं करते। हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। बुरा लगता है ऐसे किसी के कमरे में झांकना। अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अम्मी, वो दरअसल में रात को। छोड़ो रात को, जो हुआ सो हुआ, अब आइंदा ख्याल रखना। जी अम्मी, मैं ख्याल रखूंगी और मैं वेरी सारी हूं। इतना कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ने उठकर मुझे गिले से लगाया और मेरे आंसू साफ किए। मैं जानती हूं तुम्हारी ज़हन में सवालात उठ रहे होंगे और मैं इस वक्त तुम्हारी अम्मी नहीं, तुम्हारी दोस्त हूं। तुम्हारी ज़हन में जो भी सवालात आ रहे हैं, तुम बिला झिझक मुझसे पूछ सकती हो। मैं उन सवालात का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अम्मी की उन बातों से मेरे दिल में बैठा खौफ अब किसी हद तक खत्म हो चुका था। मेरे ज़हन में सवालात ही सवालात थे, मगर मैं अभी भी झिझक रही थी अम्मी से। नहीं अम्मी, कोई सवाल नहीं है मेरे ज़हन में। अम्मी मेरी इस झिझक को भांप गई थी, मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो ठीक है, जब तुम्हारी ज़हन में कोई सवाल आए तो पूछ लेना। मैं जानती हूं तुम इस वक्त झिझक रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूं, सब जानती हूं मेरे बेटी के ज़हन में इस वक्त क्या चल रहा है। मैंने वहां से उठने में ही आफियत समझी। नाश्ता करके मैं किचन साफ कर रही थी कि बाजी आ गई। उन्होंने मेरे साथ काम में मदद की और चाय बनाने का कहा। मैं चाय बनाकर उनके पास ही बैठ गई तो बाजी कहने लगी, यार, रात को बहुत काम खराब हुआ था। मेरे कान खड़े हो गए। क्या हुआ था बाजी? मैंने डरते डरते पूछा। यार, रात को मैं और तुम्हारी जीजा जी कमरे में लेटे थे और हमें खिड़की बंद करना याद नहीं रहा था। अम्मी ने गुजरते हुए देख लिया हम दोनों को। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। सारी रात नींद नहीं आई। अम्मी से भी मैं अब नजरें नहीं मिला पा रही। क्यों बाजी, ऐसा क्या हो गया है कि अब अम्मी से नजरें नहीं मिला पा रहे? सब खैर तो है ना? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए बाजी से पूछा।
हालांकि मुझे सब पता था और ये भी पता था कि किसने देखा है और किसने नहीं देखा। बाजी ने मुख्तसर रात वाली बात मुझे बता दी कि रात को हुआ क्या था। मेरे ज़हन में एकदम से शरारत आई और मैंने कहा, बाजी, अब भला मुझे खड़ा कर देती दरवाजे पर ताकि मैं ध्यान रखती किसी के आने जाने का। मैं खिलखिलाकर हंस दी। बाजी ने एक धप रसीद की मेरी कमर में। चल बेशर्म। फिर बाजी शाम को अपने ससुराल चली गई और मैं घर में उदास रह गई। फिर एक दिन बाजी इंग्लैंड चली गई अपने शौहर के साथ। बाजी के जाने के थोड़े दिन बाद ही एक बहुत अच्छी फैमिली से मेरे लिए रिश्ता आ गया। लड़का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई खामी ना थी, सो ये रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मंगनी बड़ी धूमधाम से हुई और मंगनी के 1 साल के अंदर ही मेरी शादी भी हो गई और मैं बया कर अपने प्यारे घर सुधार गई। रात देर तक रस्मों का सिलसिला चलता रहा। शादी से पहले हम दोनों मियाँ बीवी में काफी कम बातचीत होती थी। मैं दुल्हन बनी सेज पर बैठी अपने खावंद का इंतजार करते करते थक चुकी थी। दिल में खुशी और खौफ के मिले जले जज्बात थे। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अचानक दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। मैं संभल कर बैठ गई। कदमों की आवाज़ आ रही थी, पास और पास, बहुत पास। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बेड के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आने वाला कोई और नहीं, मेरा शौहर था। वो कुछ देर बेड के पास खड़े रहे, फिर मेरे पास बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही, फिर उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही उन्होंने मुझे माथे पर बोसा दिया। मैं शर्म से पानी हो गई। पता नहीं कहाँ से इतनी शर्म आ रही थी मुझे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुंह दिखाई और कस्मों वादों के बाद उन्होंने मुझसे कहा, नौशी मेरी जान, तुम थक गई होगी, चलो उठकर कपड़े तब्दील कर लो। मैं ऐसे ही बैठी रही। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर उठाया और मेरे हाथ में कपड़े पकड़ा दिए। लो, चलो चेंज कर लो। मैं कपड़े पकड़कर अभी सोच ही रही थी कि कहाँ चेंज करूं, यहीं पर चेंज करूं वॉशरूम जाकर। इतनी देर में मेरे शौहर ने कपड़े तब्दील कर लिए थे। वो समझ गए, मुझसे कहने लगे, दुल्हन बेगम, अब शर्मा नहीं, यहीं पर चेंज कर लो। मैंने कहा, मुझे शर्म आ रही है। वो हल्का सा कहकहा लगा कर बोले, अरे जान, अब कैसा शर्माना। चल लो, अगर तुमको इतनी ही शर्म आ रही है तो मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूं, तुम जल्दी से चेंज कर लो। और इसके साथ ही उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैंने जल्दी से शलवार उतार कर दूसरी पहन ली और जब मैंने अपनी कमीज उतार कर दूसरी पहनने के लिए पकड़ी तो उन्होंने जल्दी से अपना मुंह मेरी तरफ कर लिया और एकदम से मेरी कमीज मेरे हाथ से ले ली। कहने लगे, जान, अब इस इतने तकल्लुफ भी अच्छे नहीं हैं। मेरा बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मैं बेड पर उनके ऊपर गिरसी गई। मुझे ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने शौहर की बाहों में कैद थी और अब कभी भी इस कैद से आज़ाद नहीं होना चाहती थी। मैंने भी उनको बोसा देकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं उनके प्यार की गर्मी से कतरा कतरा पिघल रही थी। मेरी पहली रात बहुत मज़े की गुजरी और फिर जिंदगी दौड़ती जा रही थी। आने वाला कल आज बनता गया और जो आज था वो बीता हुआ कल बनता गया। जिंदगी बहुत परसुकून गुजर रही थी। मैं पहले बता चुकी हूं कि मेरे हस्बैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं और ये बिजनेस उनका फैमिली बिजनेस है। कभी कभार मेरी सास भी मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड के साथ फैक्ट्री चली जाती थी। स्पेशल जब कोई न्यू प्रोडक्ट बुनती थी तो मेरी सास फैक्ट्री का चक्कर जरूर लगाती थी। उनका सारा दिन फिर उधर ही गुजरता था। मैं घर में बोर होती रहती थी। एक दिन मैंने अपने ससुर से कहा, अंकल, मैं भी अपनी फैक्ट्री देखना चाहती हूं, किसी दिन मुझे भी लेकर जाए ना साथ अपने। हम नाश्ता कर रहे थे। मेरी इस बात से अचानक अरशद को झटका लग गया। कहने लगे, नहीं, तुम जाकर क्या करोगी फैक्ट्री में, घर में रहा करो। मैं घर में बोर हो जाती हूँ, बस घर में अम्मी होती हैं और जब वो भी आपके साथ चली जाती हैं तो दिन गुजारे नहीं गुजरता। मुझे नहीं पता, मुझे तो जाना है फैक्ट्री। अंकल कहने लगे, अच्छा अच्छा बेटी, चली जाना, मगर आज नहीं, आज हमारी फैक्ट्री में फॉरेन से कस्टमर आ रहे हैं, उनके साथ हम मसरूफ रहेंगे। तुम फिर से बोर हो जाओगी और आज हो सकता है न्यू बिजनेस डील भी हो जाए उन लोगों के साथ। तुम फिर किसी दिन चक्कर लगा लेना। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमारा हाथ बताया करो बिजनेस में, जैसे तुम्हारी आंटी करती है, हमारी हेल्प करो। मुझे क्या चाहिए था, मैं खुश हो गई। आंटी, अब कैसे हेल्प करती हैं बिजनेस में? मेरी बात सुनकर आंटी मुस्कुरा दी। बेटी,
जिस दिन जाओगी फैक्ट्री खुद ही देख लेना। क्यों जी, मैंने सच कहा ना? आंटी ने अंकल को मुखातिब करके कहा। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। जिस दिन हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी ये खुद ही समझ जाएगी। काम इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। अरे अंकल, आप फिक्र ही ना करे, मैं बहुत टेक्निकल काम कर लेती हूँ। और साथ ही मैंने अरशद की तरफ देखकर शरारत से आंख दबा दी। क्यों जी, आपको तो पता ही है। हम सब नाश्ता करते हुए हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे और नाश्ता भी कर रहे थे। फिर एक दिन शाम को अरशद और अंकल जब फैक्ट्री से आए तो बहुत खुश थे। अरशद कहने लगे, लो जी बेगम साहिबा, आपके फैक्ट्री जाने के दिन भी आ गए हैं। कल सुबह आप हमारे साथ जाएंगी फैक्ट्री। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं भी जाऊंगी? आंटी भी जाएंगी हमारे साथ? मैंने अरशद से पूछा। हाँ जी, अम्मी भी जाएंगी हमारे साथ, क्योंकि वही तुमको काम समझा सकती हैं। जो काम वो करती हैं वो हम बाप बेटा नहीं कर सकते फैक्ट्री में। साथ ही अंकल और अरशद ने जोरदार कहकहा लगाया। आंटी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गईं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे मेरी बेटी, समझ जाओगी। कल मैं फैक्ट्री जाकर तुमको सब काम समझा दूंगी। मैं नहा कर तैयार हो गई फैक्ट्री जाने के लिए। अरशद ने मुझे तैयार देखा तो कहने लगे, जान, गोली मारो फैक्ट्री जाने के प्रोग्राम को। आओ थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। आज तुम कियामत लग रही हो। फिर मैं आपको जी भर के प्यार करूंगी और इस पूरे हफ्ते की कसर निकाल दूंगी। जब हम तैयार होकर नीचे आए तो मैंने देखा मेरी सास ने बहुत ही बारीक काले रंग का सूट पहना हुआ था। हम ऐसे ही बातें करते फैक्ट्री में पहुंच गए। फैक्ट्री छोटी सी थी और फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी भी थोड़े से थे, मगर काम बहुत था। आर्डर की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, मगर मेरे शौहर और ससुर क्या बाहर भेजते थे, मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ था। हम ऑफिस में जाकर बैठ गए। अंकल ने फ्रेश जूस मंगवा लिए। हम जूस पीकर फारिग हुए तो मेरी सास बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में अंकल से बात करने लगे। जी तो जनाब, जो आर्टिकल तैयार हुआ है वो किस क्वालिटी का बना है और क्या इसकी साइजिंग पूरी है? मैं खुद देखना चाहती हूँ। अंकल ने बैल बिजाई तो एक बूढ़ा मुलाजिम हाजिर हो गया। फीजो चाचा, बेगम साहिबा को सितोर रूम में ले जाएं, जहां पर हमारा फ्रेश आर्डर तैयार करके रखा है। जी बहुत साहिब। आई मैडम, मैं आपको लिए चलता हूँ। चाचा फीजो ने बड़े एहतराम से कहा और आंटी को लेकर ऑफिस से बाहर निकल गए। मैंने अंकल से कहा, क्या मैं भी जा सकती हूँ आंटी के साथ? तो अंकल से पहले अरशद बोल पड़े, हाँ, अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, हमें क्या एतराज हो सकता है। अम्मी, एक मिनट, रुखसार को भी साथ ले जाएं और काम दुखा दे इसे भी। क्यों नहीं, चल लो बेटी। मैं उठकर आंटी के साथ चल पड़ी। आंटी मुझसे कहने लगी, बेटी, जो भी स्टॉक बाहर भेजते हैं इसकी क्वालिटी और साइज में खुद चेक करती हूँ, इसलिए मेरे बगैर कोई भी आर्डर मेरे चेक किए बगैर एक्सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, वाव, ये तो अच्छी बात है, मगर आंटी मुझे अभी तक पता नहीं चला कि हम एक्सपोर्ट किया करते हैं। आंटी मुस्कुरा दी, अभी खुद ही देख लेना कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं। हम यही बातें करते हुए सितोर में पहुंच गए। फीजो चाचा, जितना भी माल तैयार हुआ है उन सब के साइज यहाँ मौजूद हैं? जी बेगम साहिबा, सब मौजूद हैं। ओके, अब आप जा सकते हैं। जब फीजो चाचा चले गए तो आंटी ने कमरे की सब लाइट्स ऑन कर दे और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। लो बेटी, अब मैं दिखाती हूँ कि हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उन्होंने एक पैक डब्बा उठाकर इसको खोला। इसमें मुख्तलिफ किस्म के अंडर गारमेंट्स थे, जिनको मेरी सास पहनकर चेक करके बताती थी इसकी क्वालिटी और इसकी फिटनेस। फैक्ट्री का विजिट करके हम वापस आ गए। दूसरे दिन सुबह हम नाश्ते की टेबल पर बैठे थे कि अंकल ने कहा, देखो बेगम, मैं और अरशद कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। एक नई बिजनेस डील करनी है और इसके लिए हम दोनों का जाना जरूरी है। हमारे पीछे तुम और बहू फैक्ट्री का ख्याल रखना। अगर कोई परेशानी हुई तो हमसे राब्ता कर लेना। मैं उनकी ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गई, जिसको अरशद ने नोट कर लिया। देखो बेगम, हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, और फिर हम वापस घर होंगे। क्यों अबू? अरशद ने अंकल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटा, हम एक हफ्ते के लिए ही तो जा रहे हैं। वो तो ठीक है, मगर मैं अब के बना रही नहीं हूं ना, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे मेरी बेटी, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तुम्हारी आंटी है ना तो मेरी साथ, फिक्र की क्या बात है?
वैसे भी हम डेली स्काइप पर वीडियो कॉल कर लिया करेंगे। क्या ख्याल है अरशद? जी बिल्कुल अबू जी, ये तो बस ऐसे ही घबरा जाती है। अरशद, मैं सोच रही थी कि आप लोग तो होंगे नहीं तो घर में किसी मर्द का होना जरूरी है, क्यों ना मैं अपने भाई को बिला लूं इतने दिन तक, वो भी आजकल घर में फारिग ही होता है। हाँ हाँ बेटा, बिला लो, हमें क्या एतराज हो सकता है, ये इसका अपना घर है, वो जब चाहे यहाँ आ सकता है। जिस दिन अरशद और अंकल की फ्लाइट थी, इसी दिन मैंने अपने भाई आतिफ को बिला लिया। यहाँ मैं अपने भाई का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। आतिफ अब 22 साल का हो चुका था और हाल ही में एमए के पेपर्स देकर फारिग हुआ था। पढ़ाई में काफी तेज और काफी शर्मीला लड़का था, गोरा चिट्टा रंग और खामोश तब, अपने काम से काम रखने वाला बंदा। यही वजह थी कि इसकी कॉलेज में किसी लड़की से दोस्ती ना होने के बराबर थी, अगर थी भी तो इसका इल्म मुझे नहीं था। बहनों से छोटा होने की वजह से हम बहनों का बहुत ही लाडला भाई था। इसके आने से मुझे काफी थारस हो गई। मैं और आतिफ रात काफी देर तक बैठकर गुपिया हानुकते रहते। मैंने एक बात नोट की थी कि जब भी आतिफ अकेला होता, वो अपने मोबाइल पर कोई मूवी देख रहा होता, जैसे ही मैं इसके पास जाती, वो जल्दी से अपना मोबाइल अपनी जेब में डाल लेता। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, आतिफ, ये तुम क्या देखते रहते हो अपने मोबाइल पर? कुछ नहीं बाजी, वो मैं ऐसे ही गेम खेलता रहता हूँ। मैं हूं तो कर दिया, मगर मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैंने इसकी ये चोरी पकड़ने की ठान ली। एक तो वो बहुत ही सेफ जगह पर बैठकर मूवी देखता था, जहां से इसके मोबाइल की स्क्रीन नजर ही नहीं आती थी। फिर एक दिन किस्मत की देवी मेहरबान हो ही गई। वो यूं कि मैं और आंटी किसी काम से बाजार गई हुई थी और आतिफ को बोल कर गई थी कि हम 2-3 घंटे में आएंगी घर, मगर हमारी शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई और हम जल्दी वापस घर आ गए। जैसे ही हम दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुईं, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी मोबाइल पर कोई फिल्म चल रही है। मैंने फौरन आंटी को अपने होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और दबे पांव चलती हुई आतिफ के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि मेरा प्यारा भाई फिल्म देख रहा था। मैं जिस खामोशी से आई थी, इसी खामोशी से वापस चली गई और दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने दरवाज़ा जोर से खोला, जिसकी आवाज़ सुनकर आतिफ ने जल्दी से अपना मोबाइल अपनी जेब में डाल लिया। आंटी ने मुझसे पूछा, क्या देखने गई थी? मैंने आंटी को सिर्फ इतना कहा, अब मेरा भाई बड़ा हो गया है, तुम घर में मुकम्मल कपड़ों में काम किया करो, जवानी चाहे लड़के की हो या लड़की की, जिस्म अपनी खुराक मांगता है।